देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बल्ले का फैसला, इलेक्शन, बिसात और मुकदमात ही मुकदमात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। हमारे यहाँ मामला कोई भी हो, मसला कोई भी हो, इस पर ऐसा तमाशा लग जाता है कि अल्लाह की पनाह। वैसे तो अरसा हुआ इस मुल्क का हर फैसला अदालत में ही हो रहा है। किसी को इलेक्शन की इजाजत देनी हो तो अदालत, किसी को इलेक्शन से रोकना हो तो अदालत, किसी को प्लस करना हो तो अदालत और किसी को माइनस करना हो तो भी अदालत। असेंबली में किसी मुनहरिफ का वोट कबूल करना हो तो अदालत और किसी का वोट नाशुमार कराना हो तो अदालत। यहाँ तक कि सियासत और सियासतदानों ने अपना सब कुछ अदालतों के हवाले ही कर रखा है। आज का दिन पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के नाम रहा और अदालत को आज इस बल्ले का फैसला करने के लिए ओवर टाइम तक लगाना पड़ा। सुबह 10 बजे शुरू होने वाली समाअत को 12 घंटे यानी रात के 10 बजने को बच चुके हैं, लेकिन अभी भी फैसले का इंतजार है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने पूरी कौम के सामने पीटीआई के बल्ले का मुकदमा सुना। हर फरीक को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक दलील देने और वक्त लेने का खुला मौका दिया। पीटीआई ने अपना मुकदमा पेश किया तो इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए। तो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने वाले अपने जो महरूमियां थी उसका जिक्र भी सुनाते रहे। सियासी पार्टियों में जमहूरियत का जिक्र भी खूब चला और आमरीत की बातें भी की गई। एक सस्पेंस से भरपूर ड्रामे की तरह इंटरवल्स भी हुए और कॉमेडी भरे लतीफे भी सुनाए गए। एक मौके पर यूं लगा कि जैसे पीटीआई इस तवील समाज से थक भी चुकी है और उकताहट का शिकार भी हो रही है, तो उसने ड्रामे में थ्रिल कायम रखने के लिए अपना प्लान बी सामने लाई और बल्ले के बजाय बल्लेबाज की टिकटें जमा कराने का ऐलान कर दिया। इस प्लान ने कहानी में नई रूह फूंक दी, लेकिन यह प्लान बी उस वक्त नाकाम हो गया जब इलेक्शन कमीशन ने दूसरी पार्टी के टिकट कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। बाद में बल्लेबाज खुद मीडिया के सामने आया और बल्ले वालों से हर किस्म के मुआहदे की तरदीद करके प्लान बी को मुकम्मल नाकाम बना दिया। प्लान बी नाकाम होने के बाद पीटीआई को बल्लेबाज का सहारा अब नहीं मिलेगा, लेकिन बल्ले की उम्मीद इस वक्त तक कायम है जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह महफूज किया गया फैसला सुना नहीं दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई का बल्ला बरकरार रखेगी या इसको कम से कम मौजूदा इलेक्शन में बल्ले से महरूम करके सबको पार्टी बंधन से आजाद करके इलेक्शन लड़ने पर मजबूर कर देगी। तो आपकी तरह हमें भी इस फैसले का इंतजार है और आज के प्रोग्राम में जो भी फैसला आएगा आपसे कुछ देर के बाद उस पर भी बात करेंगे, दीगर इश्यूज को भी शामिल करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नबील कबोल साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं और पीएमएलएन से हमें निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। बैरिस्टर सैफ साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, आपके बल्ले का निशान तो ये टेस्ट मैच बन गया था सर, बल्कि बना हुआ है अभी तक। पहले इलेक्शन कमीशन, फिर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में आज दिन भर तवील समाअत हुई है और अभी तक जो महफूज किया गया फैसला है उसका इंतजार किया जा रहा है। तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पे आप लोगों को एतमाद भी है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? देखें, उम्मीद तो हमें यही है कि इंशाल्लाह बल्ले का निशान हमें मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट की जो इंसाफ करने की ताकत और सलाहियत है उससे भी हमें यकीन है कि इंसाफ पर फैसला होगा और हमें हमारा निशान मिलेगा। क्योंकि बज़ाहिर कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई कानूनी रुकावट या सुकम नहीं है किसी भी इस पूरे मामले में जिसकी वजह से हमें निशान ना दिया जाए। लेकिन ये सर टेक्निक तो है ना, क्योंकि टेक्निकल जो वजूहात हैं उन्हीं को इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी सामने लाया गया है। और बैरिस्टर सैफ साहब, क्या आप मुतमईन हैं जिस तरह से इन 2 दिनों में आपके वकला ने इस केस को लड़ा है, जिस तरह के दलाइल दिए गए हैं उनकी तरफ से? जहां तक वकला के दलाइल का ताल्लुक है, देखें अपने वकला की कारकर्दगी से बिल्कुल मैं भी मुतमईन हूं और पार्टी भी मुतमईन है। मैं समझता हूं कि जो भी दलाइल दिए गए बहुत ही उसके साथ क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स के साथ और वजन के साथ दिए गए हैं और यकीनन उनमें कानूनी वजन है। लेकिन ये जो आपने कहा कि सुकम का देखें 2 तरह के होते हैं। एक तो ये कि आप कोई मुकम्मल तौर पे कोई खिलाफ एक कानून काम करें और एक होता है कि प्रोसीजरल इरेगुलरिटी हो जाए। प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज को अगर देखा जाए तो उस पर तो अदालतें अमूमन सरफे नजर करती हैं, कंडोन करती हैं। और दूसरी बात यह कि ये कोई इतनी बड़ी कोई वायलेशन किसी कानून की नहीं हुई, बल्कि मैं तो समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो नुकात उठाए, यही नुकात अगर इलेक्शन कमीशन और पार्टियों के मामले में भी उठाता तो फिर इलेक्शन कमीशन का वो जो बायस है या जो वो तासुब है वो ना होता। लेकिन यहाँ भी तो मुकम्मल तौर पर मुतासबाना किस्म की जो है वो फैसले किए गए हैं, जिसको एंड ऑफ द डे ये सुप्रीम कोर्ट में ले आए हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि हमें निशान मिल जाएगा। लेकिन सर क्या ही अच्छा हो वैसे सैफ साहब, क्या ही अच्छा होता जब आपको पता था कि इतनी बारीक बीनी से आप लोगों को देखा जा रहा है और इलेक्शन कराने के लिए आपको 20 दिन का टाइम भी दिया गया था, तो तमाम टेक्निकल चीजों को या एतराजात जो थे उनको दूर करके इलेक्शन करा लेते, तो आज इस मामले में आप ना होते ना, बल्ला साथ होता अभी आपके। देखें पारस, इलेक्शन के उस प्रोसेस में मैं भी इन्वॉल्व रहा हूं, क्योंकि मैं भी ओहदेदार हूं, मुझे भी पार्टी ने ओहदा दिया है। मैं ये समझता हूं कि हमारे प्रोसेस में कोई ऐसा सच कम नहीं था। हमने बिल्कुल जो कानूनी तरीक़ाकार था उसको अप्लाई किया है, और उन हालात में किया है जिन हालात का आपको पता है, आपके प्रोग्राम में भी उस पर कितनी बार बात की है कि हमारे लोगों को घरों से उठाया गया। हमने तो अगर पेशावर में भी इंतखाब किया, ये एक आर्गुमेंट आज ये था, तो वो इसलिए किया कि हमें बाकी जगहों में अपने लोगों को जो आना था, जो वोटर्स थे, जो हमारे उहदेदार थे, उनकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था। इस तरह प्लान जो है वो हमारे इलेक्शन के पूरे अमल को मुतासिर करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए गए थे, जिनका हमें इल्म हो गया था। तो हमने जिन हालात में इलेक्शन कराए, मेरे ख्याल में कानूनी तो कोई रुकावट नहीं थी, अलबत्ता हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रुकावटें थी। इसलिए हमने इलेक्शन इस तरीके से जो हुए, जिसको बाद में इलेक्शन कमीशन ने मुतनाज़िया बना दिया। दूसरी बात यह है कि चले बफर्ज़ महाल हम कहते हैं कि हमें निशान नहीं भी मिलता, ना मिले तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन यही है कि हमारे उम्मीदवार आजाद लड़ेंगे। मैं ये समझता हूं और मुझे ये यकीन है, और मैं आपके प्रोग्राम में बहुत यकीन के साथ अल्लाह को, बड़ा खतरनाक ऑप्शन है ये। खतरनाक तो है, खतरनाक तो हम खतरनाक हालात से ही गुजर रहे हैं पारस। इस वक्त जो हमारे हालात हैं, क्या इनको आप कम खतरनाक समझती हैं? यकीनन खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद हम मुकाबला कर रहे हैं, मैदान में डटे हुए हैं, और इंशाअल्लाह अगर हमें नहीं भी मिलता ये निशान, तो हम आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। और यकीनन मैं आपको ये कम अज कम अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है, आप सुन रहे हैं, आप बल ना मिले, लेकिन वो कहते हैं कि कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूर मिलेगी। लेकिन जो एक पॉइंट पीटीआई उठा रही है, आप खुद भी वकील हैं सर, आपके ख्याल में इतनी बारीक बीनी से जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को देखा गया है, कि आप भी समझते हैं कि ये दुरुस्त है? और मैं ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपसे सवाल कर रही हूं, क्योंकि सवाल तो यही बनता है ना कि इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन थी या नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उनमें से नहीं, हम सियासी कारकुन में। देखिए, हमें मालूम है कि इलेक्शन में जब कोई पार्टी जाती है तो उसकी दो चीज बहुत बुनियादी चीज होती है जी। एक उसका निशान और एक उसका मंशूर और क्रेडिबिलिटी, या उसका काम जो उसने किया है माजी में, हाल में, या तो फिर उसका तयन होता है मुस्तकबिल से। और एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को हमें मद्दे मुकाबिल अच्छा, बाकिरदार और मुकाबले वाला चाहिए। हमें मद्दे मुकाबिल ऐसा चाहिए जिसके अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो, पब्लिक सर्विस के हवाले से, अवामी उमंगों पे उतरने के लिए, टक्कर का भी हो, मुल्क के डेवलपमेंट के हवाले से, सियासी सोच के हवाले से, अच्छे मंशूर के हवाले से, किरदार के हवाले से। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज होती है इलेक्शन में। मैं ये समझता हूं बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इसकी बड़ी फुकदान है, बहुत कमी हो गई है। बदतमीजी की सियासत हो गई, गाली गलौज की। आपने कहा कि हमारे फैसले अब अदालतों में हो रहे हैं, ये हमारी कमजोरियां हैं कि सियासी फैसले अदालतों में हो रहे हैं। और ये कब शुरू हुआ? जब पीटीआई ने ये समझा कि हम कॉलेज, स्कूल या स्टेट पावर के साथ सियासत करेंगे। सियासत एक साइंस है जिसमें आपके लोगों के नफ्स पे। सर एक सेकंड, ये मेमो गेट से नहीं मियां साहब काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट चले गए थे? नहीं, देखिए मैं आपको जो अभी की बात बता रहा हूँ, काला कोट मैं भी पहनता हूँ और सुबह ही पहना, अभी काला कोट ही उतारा है। और ये हम कह रहे हैं शुरू कब से हुआ? अब सुन बात, जब लोग सड़कों पे आए और एक दूसरे को गाली गलौज किया, इदारों को गाली गलौज किया, इदारों के सरबराहों को गाली गलौज किया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, सरकारी अफसरान को धमकियां दी गई, इदारों के अफसरान को धमकियां दी गई। कि आप शॉर्ट तरीके से तो किसी का दिल जीत सकते हैं, आप किसी को दरगुजर करके तो जीत सकते हैं, माफ करके तो जीत सकते हैं, नए अज़म के साथ। तो देखिए, रेजिस्टेंस आप जरूर करना चाहिए सियासी पार्टियों को। और सियासी लाजमी साहब जरा इनके इलेक्शन पे आ जाए ना, जिसका अभी सब्र कर रहे हैं। आपके ख्याल में इतनी बारीक बीनी से देखा जाना चाहिए था? तमाम सियासी जमातों में इलेक्शन कमीशन ऐसे ही देखता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन को। इस पे आ जाए ना। अगर इनको टाइम दिया गया था तो उनको इंटर पार्टी, हमारी भी पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन होती है, उसमें पैम्फलेट होता है, हमारे यहाँ सर्कुलेशन होता है, इलेक्शन कमिश्नर होता है, नॉमिनेशन होता है। ये जरूर है कि हम बहुत सारे लोग किसी एक पे मुत्तफिक हो जाते हैं, मगर हमारे बॉडी होता है, उसमें बाहर के मुबस्सिर होते हैं, पूरी मीडिया होती है, हमारे इलेक्शन कमीशन उसको एक एक चीज को डिटरमाइन करता है।
निहाल हाशमी साहब, आपके यहाँ टेक्निकल नुकात को उठना शुरू हो जाए ना तो बड़ी बड़ी टेक्निकल चीजें आपके यहाँ भी शुरू हो जाएंगी उठना सर। बिला मुकाबला आपके यहाँ भी सब मुतफ़िक़ होते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कोई आकर के कह दे कि मैं फलाना चीज हूं। ये डॉक्यूमेंटेड होता है पूरा, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर आप फाइल करना चाहते हैं मोहम्मद नवाज साहब के मद्दे मुकाबिल तो आप जरूर फाइल करें, शहबाज साहब के मुकाबले में जरूर फाइल करें। मगर लोगों से जो प्यार है, जो हमारी कमिटमेंट है, लोग अपने कायद से प्यार करते हैं, वो फाइल नहीं करते हैं, और जब वो फाइल भी करते हैं विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, और कई उसमें फाइल करते हैं, मगर इलेक्शन के टाइम पे जब लोगों की मेजोरिटी किसी और तरफ होती है तो फिर वो एक पूरा सिस्टम, एक पूरी मैकेनिज्म के साथ हम चलते हैं। ये नहीं होता है कि खुफिया मुकाम पे तमाम बातों के बावजूद आपको पता है कि हमारे यहाँ सुबह पार्टी इलेक्शन किस तरह से होते हैं। अगर आपने खुफिया तरीके से काम किया, एलानिया नहीं किया, इलेक्शन कमीशन अपॉइंट नहीं किया, नॉमिनेशन पेपर नहीं दिया, इलेक्शन शेड्यूल नहीं दिया, स्क्रूटनाइज नहीं किया, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा नबील कबोल साहब, जो बल्ले का अभी फैसला आने वाला है, महफूज फैसला, उस बारे में जरा पूछती हूँ आपसे, लेकिन आप इस वक्त अपने हलके में मौजूद हैं, अपनी बड़ी जबरदस्त इलेक्शन कैंपेन भी चला रहे हैं। मुझे याद है कि आपने मेरे प्रोग्राम में ये कहा था कि ज़िमनी इलेक्शन में कि मैं इमरान खान को 30,000 वोटों से हराऊंगा, और फिर वो इलेक्शन नहीं हो सका था। अब आप NA ये 239 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इमरान खान आज भी नहीं है, इंतखाबी मैदान से वो आउट हो चुके हैं। क्या ख्याल है, इस दफा 50,000 की लीड तो होनी चाहिए फिर? देखिए, मुझे बड़ा दुख है, अफसोस है कि मुकाबले में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसको मैं समझता हूँ कि मैं इतनी बड़ी लीड से हरा हूँ, और बड़े फ़ख्र से मैं, जैसा बाई इलेक्शन में मैंने कहा था कि मैं 30,000 की लीड से जीतूंगा, और अभी सामने ऐसा कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा। मैं दुआ कर रहा था कि कोई इमरान खान दोबारा लियारी से इलेक्शन लड़ता, लेकिन नहीं लड़ सके। और मैं ये भी चाहता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जब पीपल्स पार्टी बात करती है तो हम यही चाहते थे कि सबको मौका मिलना चाहिए, सारे निशान बैलेट पेपर्स में होने चाहिए। अब ये फैसला ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पास है, कुछ देर में फैसला आ जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है हम लड़ने आए हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई ये हमारे ऊपर उंगली उठाए कि जी आपके सामने कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं था तो आप आसानी से जीते। मुकाबले का अपना ही मजा है। तो अब देखिए क्या होता है। समझते हैं कि शान मिलना चाहिए PTI को? मैं समझता हूँ कि देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी को जो है ना मिलना चाहिए। किसी के साथ जो है अगर शेर का निशान, तीर का निशान, तलवार का निशान या क्रेन या जमात इस्लामी को तराजू अगर सबको मिला है तो फिर जो है हमें और ज़्यादा बेहतर लगता कि अगर बैलेट पेपर्स में बल्ले का भी निशान होता, क्योंकि ये कहते हैं कि जी बड़ा मोस्ट पॉपुलर जो लीडर है उनका फिर हाल हम दिखाते हैं कि मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है वो कहाँ तक कितने पॉपुलर है, वो तो हम बताते फिर इलेक्शन में मुकाबला। आपके ख्याल में इस वक्त मोस्ट पॉपुलर है गबोल साहब, इस वक्त कौन पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान की सियासत में? मैं तो अपनी पार्टी का बात करूंगा। मैं समझता हूँ चेयरमैन बिलावल मोस्ट पॉपुलर है। मुझे साफ नजर आ रहा है कि वो अगला वजीर आजम भी। और अगर मैं कहूँ न्यूट्रल होके बताइए, बात करूंगा जाहिर है जी। तो अगर मैं कहूँ न्यूट्रल होके बताइए, जो इस वक्त में मुझे पता है आप नहीं होना चाहेंगे, लेकिन न्यूट्रल होके अपना एनालिसिस देना इस पे कि आपके ख्याल में इस वक्त मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर कौन है? कैंडिडेट का भी न्यूट्रल नहीं होता है। इस वक्त मैं कैंडिडेट हूँ कौमी असेंबली का, तो मैं न्यूट्रल नहीं होऊंगा। ये दो मेरे साथी बैठे शायद ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो उनसे पूछ रहे। चलिए उनसे पूछ लेती हूँ मैं। अच्छा सर, आज पीछे हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाली हिकमत अमली जो है उसे अपनाया है, या ये कह लें कि कोशिश की है कि जब अपने उम्मीदवारों को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट्स जमा कराने के लिए कहा, तो उसके बाद आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने फौरन ही उसको मुस्तरद कर दिया, और फिर बल्लेबाज खुद भी सामने आया और उसने भी फिर इनकार कर दिया, कहा जी कोई मुआहदा नहीं हुआ है। तो आप इनकी इस हिकमत अमली को वैसे कैसे देखते हैं जो इनकी तरफ से अपनाई गई ना? जाहिर है इन्होंने एक हिकमत अमली बनाई है, लेकिन यह कि इनकी पार्टी से जो टिकट जारी हुआ है वो PTI के लेटर हेड से जारी हुआ था, और उन्होंने कहा था जी PTI का सिंबल इनको मिलना चाहिए, और सिंबल जो है कुछ और उनको मिल गया। तो मैं समझता हूँ कि ये सिंबल का भी एक तनाज़ा चलेगा, और ये जो है तनाज़ा हल अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि अगर आपने एक लेटर हेड पे PTI का लिखा हुआ है कि उनको बल्ले का निशान मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है,
और उसके लिए आपको पता है कि सारे आरओ को रोक दिया गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला नहीं आता है, जब तक किसी को निशान अलॉट नहीं किया जाए किसी भी जमात को, तो उसके इंतजार में है। मैंने जो सवाल किया वो प्लान वाले से किया था ना, क्योंकि इनके कुछ लोग कई दिन से आके जरा प्लान बी की बात भी कर रहे थे, तो ये इनका यही प्लान था कि एक छोटी सियासी जमात जो है उसके इंतखाबी निशान के ऊपर लड़ा जाएगा। लेकिन जब वो प्लान सामने आया तो आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद कर दिया। तो आप समझते हैं नबील कबूल साहब कि ये बात दुरुस्त है, ये ठीक है? क्योंकि सिर्फ कुछ माहिरीन की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर दो जमातों का इत्तेहाद हो तो वो एक दूसरे के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ सकते हैं, और फिर यहाँ पे पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की मिसाल भी दी जाती है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन हमने पहले ही अपना होमवर्क किया था जब पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के लिए हमने दरख्वास्त कुछ अरसे पहले दी थी। हमें पता था हमारे साथ ऐसे होने जा रहा है, लेकिन अभी इन्होंने जो है अचानक ही सब कुछ किया है और इनके इतना टाइम नहीं है, इतनी इनकी हिकमत अमली तैयार नहीं थी। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे इनको बल्ले का ही निशान मिलेगा, और अभी भी यही समझ है इनको बल्ले का निशान अचानक नहीं है। वो पीटीआई कह रही है कि वो जो सर वो अख्तर इकबाल डार साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के, वो जिनकी पार्टी है जो उन्होंने बनाई, वो कह रहे हैं कि मुआहदा पहले पीटीआई कह रही है कि हमारे चेयरमैन के सामने बैठ के उनके साथ साइन हुआ था। ये अभी की बात नहीं है, लेकिन अब वो मुकर गए हैं और इस मुआहदे को झूठ कह रहे हैं, तो ये अलग बात है। आप मुआहदे को झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं भी उन्हीं को फॉलो करके बोल रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने ये अचानक लेकर आए हैं। और मैं समझता हूं कि ये इसमें भी ये खुश नहीं है कि इनको अगर बल्लेबाज का निशान मिला है, उस पर भी ये खुश नहीं है, और ये चाहते हैं इनको बल्ले का निशान मिले। लेकिन मैं ये बार बार ये कह रहा हूँ कि देखें, ये इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स है उसका इंतजार करना चाहिए, जो कुछ देर में आने वाला है। देखते हैं कि ये निशान किसी को मिलता है नहीं मिलता। बैरिस्टर सैफ साहब, इलेक्शन कमीशन ने जब ये हुआ ना, वो बी प्लान बी आपका सामने आया, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये धोखा किया है आपने, तो ये धोखा क्यों लगा उनको सर? देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में तो बात करना मेरे ख्याल में, मैं अपनी बात या पीटीआई अपनी बात रिपीट ही करेगी। वो यही रेपिटेशन है कि इलेक्शन कमीशन हमारे साथ एक मुतासबाना रवैया रखे हुए है। वो तो कोई कुछ भी हम करें तो उन्होंने ऐसे ही करना है। लेकिन जिन पार्टी टिकट जमा कराए वो साहब भी तो मुकर गए ना। आपने देखा उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि पीटीआई ने हमारे जाली टिकट जमा करवाए, हमें तो मालूम ही नहीं है कि ये कहां से टिकट लेकर गए, और हमारा अपने उम्मीदवार हैं और अपना मंशूर है। जी पारस, देखें, उसमें एक बात मैं करना चाहूंगा कि हमारे जो पीटीआई के तर्जुमान हैं रऊफ हसन साहब, उनकी तरफ से एक फॉर्मल बयान आ चुका है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि देखिए, इनके साथ हमारा मुआहदा हुआ था, अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उस मुआहदे पे इनके साइन है, और वो अभी कई चैनल्स ने दिखाया है वो मुआहदा। अब कहने का मकसद ये कि एक बंदा अगर अपने मुआहदे से फिर जाता है, मुकर जाता है, तो उसका रास्ता फिर कुछ और है। वो यकीनन, हम अगर आगे कोई इसमें टेक्निकल या लीगल इश्यूज बनते हैं तो वो यकीनन फिर अदालतों में ही जाएगा मसला। लेकिन ये जो मुआहदा है इसमें जो बानी पीटीआई हैं उनके तो नहीं है ना। और दूसरी बात देखें, जो पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन है वो सामने आके मीडिया की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है उन्हीं की बात को फिर अहमियत दी जाएगी, या वही बात मैटर करेगी ना। जो मुआहदा साइन हुआ, क्या उसका कोई आपके पास तस्वीर हैं या कोई वीडियो वगैरह है, कोई सबूत है जो आप लोग पेश कर सकते? मैं वही कह रहा हूं ना कि इस सिलसिले में जो कॉम्पिटेंट हमारा फोरम है वो रऊफ हसन साहब हैं, उन्होंने ऑलरेडी इस पे बयान तो दे दी है तफसील से, उसकी वजाहत भी कर दी है, सारी तफसीलात भी बता दी हैं। अब इसके अंदर बाकी जो कल की इंप्लीकेशंस इसकी होंगी उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे उन टिकट होल्डर्स पे जिन्होंने आज नजरियाती का टिकट जो है वो जमा कराया है, तो उस हवाले से तो यकीनन जब इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करेगा तो वो हम उसको चैलेंज करेंगे और एक कानूनी जंग एक और शुरू होगी। लेकिन वो इस वक्त मेरे ख्याल में एक सानवी बहस है। उसकी रीजन ये है कि इस वक्त तो हम इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आना है उसका इंतजार कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा, अगर नहीं भी होता तो फिर हम आजाद लड़ेंगे। जहां तक इस नजरियाती का ताल्लुक है, देखें, मुख्तलिफ पार्टियों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती रहती है। मैं आपको दो पार्टियों की मिसालें दे सकता हूं। एक की आपने अभी खुद नबील कबूल साहब से बात करते हुए कही है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, जो दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ टिकट के इत्तेहाद वो निशान पर लड़ती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर साजिद मीर साहब हैं, जमीयत अहले हदीस के चेयरमैन हैं, मतलब उनके सीनियर तरीन रहनुमा हैं। वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जो है वो इलेक्शन लड़के उधर आ जाते हैं, सेनेट में आ गए और पिछले कई सेशन से सेनेट के मेंबर हैं। तो ऐसा तो होता रहता है, कोई गैर कानूनी काम उसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पे बैरिस्टर सैफ साहब, अगर कोई फौजरी साबित हो गई जैसा कि बात हो रही है, तो आपके जो उम्मीदवार हैं क्या वो ना अहल नहीं हो सकते? फिर तो ज्यादा बड़ा मसला बन जाएगा ना आप लोगों के लिए। यही मैं कह रहा हूं ना, मैंने यही आपकी बात की जवाब में कहा कि अगर ये कॉम्प्लिकेशंस
पैदा होती हैं तो वो कल पैदा होंगी ना। जब आज अगर हमारे इलेक्शन का वो हो जाता है, हमें बल्ला नहीं मिलता खुदा ना खास्ता, तो कल ये सवाल पैदा होगा, तो उसको फिर यकीनन उसमें से लीगल इंप्लीकेशंस भी निकलेंगी, लीगल केसेस भी निकलेंगे, हम भी मुकदमे करेंगे, वो भी मुकदमे करेंगे, और एक मामला एक और तरफ चला जाएगा। लेकिन जहां तक इलेक्शन लड़ने का ताल्लुक है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह। लेकिन सर एक सेकंड, इलेक्शन लड़ने पे फर्क नहीं पड़ता। आपका दावा है कि पूरे मुल्क से आप 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। आप कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दूर दूर तक हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, क्योंकि हमने वहां पे बहुत काम किया है। लेकिन सर आपकी पार्टी को जो मसाइल दरपेश हैं, ये इस वक्त पार्टी बिखरी हुई है, पार्टी में ग्रुपिंग हो रही है आपकी। ये 9 मई आपका पीछा कर रहा है, बल्ले का निशान आपका अभी तक लटक रहा है, पता नहीं मिलता है नहीं मिलता। आप समझते हैं कि इन तमाम मसाइल की मौजूदगी में भी खैबर पख्तूनख्वा में भी जो आपके उम्मीदवार हैं, उनकी वही पोजीशन रहेगी और ओवरऑल मुल्क में भी वही पोजीशन रहेगी? जी, मुझे अल्लाह की नुसरत पर, अल्लाह की मदद पर और हिमायत पर पूरे यकीन है। अल्लाह ने इस तमाम मुश्किल और आजमाइशी प्रोसेस से हमें गुजार कर यहां तक हम आ गए हैं। इंशाअल्लाह आगे वाला वक्त भी जो है, ठीक है, हमारा मुकाबला सख्त है, हमारी आजमाइश भी जारी है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इस आजमाइश में सुरखरू होंगे। और उसकी वजह यह है कि तमाम मसाइल जो आपने बताए, अंदरूनी मसाइल, बैरूनी मसाइल, रियासती जबर, इन सब के बावजूद एक चीज तो हकीकत है ना, उसको तो आप मानेंगी कि हम डटकर खड़े तो हैं ना मैदान में। ठीक है, लड़ाई में, जंग में, जदोजहद में आप गिरते भी हैं, आप उठते भी हैं, आप लड़ते भी हैं, आप आगे भी जाते हैं, पीछे भी 2 कदम हटते हैं, ये सारा प्रोसेस रहेगा। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये कम से कम हल्फिया तौर पे कह सकता हूं कि पीटीआई ना सरेंडर करेगी, ना विड्रॉ करेगी, ना बायकॉट करेगी। इलेक्शन लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह कामयाबी हमें मिलेगी। ओके, निहाल हाशमी साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले तो सुन लिया। अब इनके दावे ये हैं कि पूरे मुल्क से 2/3 अक्सरियत लेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा में अपने मुकाबले वो किसी को नहीं समझ रहे, क्योंकि वो कहते हैं सूबे में हमने बहुत काम करवाए हैं। सर आप लोग भी इलेक्शन में वोट लेने के लिए 2013 से 2017 तक की जो कारकर्दगी है, उसी पे वोट लेने की आपकी तरफ से भी बात सामने आ रही है, क्योंकि 16 माह की कारकर्दगी को तो आप भी ओन नहीं करते। आप कहते हैं उसमें सभी हिस्सेदार थे, और अगर ओन करते हैं तो कहते हैं मुल्क को हमने डिफॉल्ट से बचाया है। आपको लगता है उस कारकर्दगी पे आपको भी वोट मिल जाएगा? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि हर किसी की ख्वाहिश होती है, उनका हक है ख्वाब देखना, सोचना कि 2/3। मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान में बाज हुकूमतों को, मसलन मेरी दिली ख्वाहिश थी 1999 में कि नवाज शरीफ साहब को कंटिन्यूसली रीजन मिले। क्यों? हम उस जमाने में, हमारे मोटरवे ऑन द वे था, पाइपलाइन में था 1990 में। उस जमाने में यंग सा एक सियासी कारकुन था। उसके बाद जब हमने कराची पोर्ट देखा, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर देखा, और ग्वादर पोर्ट की ड्रीम्स देखे, और हमने जब देखा कि हमारे यहाँ मिसाइल प्रोग्राम आ गया, न्यूक्लियर प्रोग्राम आ गया, तो एक कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी के ऊपर बात होती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि 2/3 मिले सबको, जब भी जिसको मिले, ताकि उसकी मोहताजी ना हो। मगर 2/3 लेने के लिए आपकी किरदार में बड़ी पुख्तगी होती है। आपके कारकुन रोए नहीं, आपके कारकुन ये ना कि कुर्बानी दी, जेल गए। जब आप लोगों की बेहतरी के लिए जाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा, और फिर आप बताना पड़ेगा ग्राउंड में आप पे क्या काम है। सड़कें, स्कूल, कोई आशियाना स्कूल आपने बना दिया, कोई आपने दानिश स्कूल बना दिया, पीएम हाउसिंग स्कीम बना दिया, कोई आपने डैम्स को इन्हांस कर दिया, कोई पूरे सूबों को आपस में जोड़ दिया, कोई आपने ग्रीन चैनल, रेड चैनल बना दिया हो, कोई आपने पाकिस्तान को बिजनेस फ्रेंडली बना दिया हो, कोई 18 अमेंडमेंट कर लिया हो, कोई सुपरमेसी ऑफ लॉ किया हो, फिर आप जरूर क्लेम करें। मगर अगर आपने दूसरों के साथ लान तान किया हो और दूसरों के ऊपर आप बहुतान तराशी करते रहो विदाउट एनी एविडेंस, फिर बड़ा मुश्किल है। 2/3 लेकिन निहाल हाशमी साहब, जो बातें आपने अपने हवाले से अभी क्या क्या किया, ये सब आपने 16 माह में किया था सर। 5 साल के लिए लोग सौदा किसी को अपने घर का अपने चाबी देते हैं। आप देखें, आप अपने घर के बच्चों के स्कूल में भेजने के लिए तो बहुत फिक्रमंद होते हैं कि अच्छा स्कूल हो, अच्छे टीचर हो। क्या कौम के बच्चों के लिए आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा एजुकेशन फ्रेंडली हो, हेल्थ फ्रेंडली हो, फाइनेंस फ्रेंडली हो, लॉ एंड ऑर्डर फ्रेंडली हो? आप अपने घर के बाहर तो चौकीदार रखते हैं, मगर मुल्क के लिए आपको एक अच्छा निज़ाम चाहिए, जिस मुल्क में कानून साजी बेहतर हो रही हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, बदमाशियां ना हो, चोरी डाका ना हो, लूट मार ना हो। ये हमने 44 महीने देखा है, और एक दूसरे के गिरबान में हाथ ना डालते हमने देखा है डालते हुए। आप सबर, फिर सियासत कहता है सबर करें, इस्तिकामत से आगे बढ़े। मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, हम अपने काम गिनवाना चाहते हैं।
अपने किरदार हम सब, मैं निहाल हाशमी साहब बड़ी अच्छी आपने बात की कि मैं अपनी जाता हूँ, अपने काम गिनवाना चाहता हूँ। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि आपकी पार्टी के हवाले से तो कहा जाता है कि उसके ऊपर ये छाप है कि आपकी पार्टी सिर्फ पंजाब से बाहर आपकी पार्टी है ही नहीं, और आपकी क़यादत ने कभी इस छाप को बदलने की कोशिश भी नहीं की है। तो सर इसकी क्या वजह है? आप देखें ना, बिलावल भुट्टो इस वक्त लाहौर में इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मुझे वोट दो ताकि मैं ऐसे हॉस्पिटल्स बनाऊं ताकि आपकी क़यादत वहाँ पे इलाज करा सके, उन्हें लंदन ना जाना पड़े। वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं वहाँ पे लाहौर में, पंजाब में, पूरे में, और आपकी क़यादत अभी तक कमरों से बाहर ही नहीं निकली। वो निकलेगी 17 को। देखिए, उनका हक है कि वो लाहौर में कैंपेन करें और भरपूर करें, मगर उनको ये कोई बताए कि पंजाब में जो है लीवर ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल है, पंजाब में एक से एक बेहतरीन हॉस्पिटल है, और यहाँ पे नवाज शरीफ, यहाँ के हम लोग नवाज शरीफ है, सिंध हर वो कारकुन जो PMLN का है वो मोहम्मद नवाज शरीफ के मिशन और उसके जो कहते हैं सोच के साथ आगे बढ़ता है। तो मियां नवाज शरीफ पूरे महीने निहाल हाशमी साहब अपने दिल पे हाथ रखे, गुज़िश्ता 10 सालों में मियां नवाज शरीफ कितनी दफा कराची गए? कितनी दफा कराची गए? तो किसी फेवरिज्म, हम एक एक कारकुन को, हमारे देखिए इतना कंपटीशन है कि हमारे बहुत सारे कारकुन रह गए। पूरी रात मैं पूरी रात टिकट तकसीम में लगा हुआ था सिंध के। क्या बात है? एक एक को बुलाना, उनकी बातें सुनना, कहीं एडजस्टमेंट था, बहुत सारी मामलात होते हैं। तो हम हैं फील्ड में, हम फील्ड में हैं और हम अब वक्त फील्ड में, और हम सर आप फील्ड में हैं, लेकिन मियां साहब वजीर आजम होते हुए भी 2-3 मरतबा ही कराची गए होंगे। इसके अलावा उन्होंने कभी पार्टी को सिंध में मुनज़्ज़म करने सोचा ही नहीं। गौस अली शाह जैसे आपके कारकुन मायूस हुए, छोड़ के चले गए। जाएगा जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे। और 21 अक्टूबर को लोगों ने देखा, लोग उनसे प्यार करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। ये 2-3 हफ्ते पे एक्शन मुहिम स्टार्ट करने का तकल्लुफ उन्होंने किया, उसमें भी सबसे आखिर में उन्होंने कराची को रखा है। 28 जनवरी को कराची में आपका जलसा है। कितना बड़ा जलसा होगा? कहां पे ये जलसा कर रहे हैं आप निहाल हाशमी साहब? आप सजेस्ट कर देना। हम तो आप, मैं क्यों सजेस्ट करूं? जलसा आपने करना है। हमारे ऐसे नहीं होगा कि हम कोई डायरेक्शन दे दें। हम अपने डिस्ट्रिक्ट के सुदूर सेक्रेटरीज को बुला रहे हैं, डिवीजन के सुदूर को बुलवा रहे हैं, अपने कैंडिडेट्स को, कारकुनों से। कल ही मेरी मीटिंग है, कल मुशावरत हम करेंगे। हम नए इलेक्शन ऑफिस खोलने जा रहे हैं। इत्तेफाक की बात है कि मेरे सामने एक कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी बैठा हुआ, और सारे ये लोग। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हम बड़े ऑर्गेनाइज। मुझे ये बता दें, इमरान खान के जलसों से बड़ा जलसा कर हाशमी साहब लपारी के नहीं। हमारे पास टाइम नहीं है किसी को गाली देने की। हमारे पास अपने काम को और आगे काम और सिर्फ जो काम आपने किया उसी पे पूछ रही हूँ कि इमरान खान से बड़े जलसे करने के लिए, इदारों को बर्बाद करने के लिए हम सियासत करते हैं। पाकिस्तान हम सोचते हैं 2047 का। मैं सोचता हूँ कि कहाँ होगा 2047 में पाकिस्तान। अभी ये सोच लें जलसा कहाँ करना है और कितना बड़ा जलसा करेंगे। क्या इमरान खान के जलसों से बड़ा जलसा कर लेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? बहुत बड़ा जलसा करेंगे इंशाल्लाह, बहुत बड़ा जलसा। हौसला रखें, पूरी दुनिया आएगी मोहम्मद नवाज शरीफ जब आएंगे। बहुत बड़ा जलसा होगा 28 में। तो कराची में से कितनी नशिस्तें नेशनल असेंबली की हासिल कर लेगी फिर PMLN? इतना बड़ा जलसा होगा जब। तो ये अल्लाह ताला जानता है, ये अल्लाह ताला में पता होता तो हम मेहनत थोड़ी करते, रात भर थोड़ी जागते। हम तो मेहनत पे यकीन रखते हैं। देखिए, दीवा पाल के रखना शाकिर, हवा जाने खुदा जाने। हम अपना मेहनत करते रहेंगे, अवाम जाने अल्लाह जाने। अगर हमारे मुकद्दर में हम लूट मार के लिए, लोगों को गाली देने के लिए, जेल में डालने के लिए, बदतमीजी करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए सियासत नहीं भी करते, ऐसी सियासत पे मैं जाती तौर पे तो समझता हूँ मैं लानत। सियासत एक इबादत है, सियासत तिजारत ये इलेक्शन से पहले भी ज्यादा लोग समझते हैं। आने वाले नस्लों को मैं इसी इबादत के बारे में जरा, हमें पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब ने ज्वाइन किया। चौधरी मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये मैं कारकर्दगी के हवाले से बात कर रही थी, और जब भी नून लीग के लोगों से हम बात करते हैं तो वो कराची के हवाले से यही कहते हैं कि जी कराची में अमन का क्रेडिट वो लेते हैं, फिर बाकी भी उनकी तरफ से ये क्रेडिट तो लिए जाते हैं। आपके ख्याल में ये बात जो है वो किस हद तक दुरुस्त है सर? अगर वफाकी हुकूमत 2013 में ये कराची ऑपरेशन के हवाले से उसकी ओनरशिप ना लेती, फंड्स ना देते, तो आपके ख्याल में क्या कराची में अमन आ सकता था चौधरी मंजूर साहब? देखिए, सवाल ये है कि कराची में बदअमनी क्यों आई और किसने बदअमनी फैलाई? जिन्होंने वो लोग तैयार किए थे, ये सारे ज़ियाउल-हक के मॉडल है ना। कराची के अंदर MKM को बनाना, बाकी जगहों पे बाकी पार्टियों को बनाना। वो ज़ियाउल-हक मॉडल को जिन्होंने जो मॉडल बनाते हैं वो मॉडल गिरा देते हैं। बस इतनी सी बात। नहीं चौधरी मंजूर साहब, सवाल ये 2013 से पहले ये मसाइल हल क्यों नहीं हो सके सर? 15 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो उससे पहले नून लीग की भी रही, क्या वहां पे मसाइल हल हो गए?
मैं तो जो बात कह रहा हूँ मैंने तो एक फिक्रे में बात खत्म कर दी। अब आप उसको जितना मर्जी खींचते जाए। ठीक। अच्छा सर, ये चूंकि निहाल हाशमी साहब साथ थे और मैं इनसे बात कर रही थी कराची की के हवाले से, ये NA 242 में आपको क्या लग रहा है कि ये MQM और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो सकी है वहां पर, और वहां पे शहबाज शरीफ दस्तबरदार हो गए और अपने कारकुन को उन्होंने वहां से इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दे दिया। पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है? आपकी पोजीशन मजबूत होगी इससे वहां पर? देखिए, पीपल्स पार्टी ने पहले भी ये सीट जीती है, उस वक्त भी बड़ा शोर था नून लीग का, वो मिफ्ता इस्माइल साहब लड़े थे और हम जीत गए थे वो सीट। अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उभरेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो काम किया है, होमवर्क किया है, मेहनत की है। दोनों ही कराची का सदर भी देखें जी, सईद गनी को देखें या उसको देखें अपने जो मुर्सा वहाब है, दोनों बड़े सॉफ्ट फेस हैं, बड़े मेहनती हैं, बड़े काम करने वाले लोग हैं। चौधरी मंजूर साहब वो मेहनती हैं। के पास तो बड़ी देर के बाद ये आई है। आजकल बिलावल भुट्टो पंजाब में बड़ी जबरदस्त इलेक्शन कैंपेन वो शुरू कर रहे हैं, लेकिन जब नून लीग से भी हम ये सवाल करते हैं ना, तो वो ये जानना चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में ऐसी कौन सी कारकर्दगी है जिसको अब वो पंजाब में लाना चाहते हैं। और आपके ख्याल में जो इस वक्त सिंध के शहर हैं, क्या आप समझते हैं कि वो पंजाब के शहरों से ज्यादा बेहतर है वहां पे सूरत हाल? देखिए ना, जो अगर आप मेरे शहर में कैमरा भेजेंगे या थोड़ा सा लाहौर के उस दिन लाहौर की जो सड़कें हैं मेन, उसके अंदर जब हम गए हैं तो वहां पे भेजे ना कैमरा, क्या हाल है। लाहौर का जो असल इशू है आज भी, जो मियां नवाज शरीफ साहब जिस हल्के से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वहां पे सबसे बड़ा मसला पीने का पानी है जी, वहां पे सीवरेज है मसला। तो ये चीजें जिस तरह से पेश की जाती हैं, पीपल्स पार्टी के पास तो कभी ये पहली बार मेयरशिप आई है। यहाँ पे तो पंजाब गवर्नमेंट भी उनकी, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनकी, यहाँ से लोकल गवर्नमेंट भी उनकी। और लाहौर की हालत देखें आप, आकर अंदर जाकर देखें, कैमरा ले जाकर जाएं। और दूसरी बात है, इसके बावजूद कि सारे पंजाब का 52%, 56% बजट सिर्फ अकेले लाहौर पे लगा है। मेरे जिला कसूर की 4 सीटें हैं NA की, ठीक, 4 सीटों में से आप अंदाजा कर सकते हैं 40 लाख से ज्यादा की आबादी है। एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक इंजीनियरिंग का इदारा नहीं है, एक ज़राअत का ज़राई इदारा नहीं है, एक IT का इदारा नहीं है। हालत तो देखें ना, 40 लाख की आबादी। निहाल हाशमी साहब, फिर आप कौन सी कारकर्दगी सर हमें बता रहे थे अपनी? इसीलिए तो फिर देखिए आजकल बिलावल भुट्टो कह रहे हैं पंजाब, खुदा समझो कराची में बिल्कुल तरक्याती काम हुई है, सिस्टम को तरक्की दिया गया है, करप्शन को तरक्की दिया गया, नौकरी को बेचने को तरक्की दी गई है, गटर खोलने को तरक्की दी गई है, कोटा सिस्टम को तरक्की दी गई, कराची के लोगों से उनकी बुनियादी हक छीन ली गई, उनको नौकरी का हक नहीं दिया गया, उनको तालीम का हक नहीं दिया गया, कराची के पार्कों पे कब्जा कर लिया गया, कराची के सड़कों पे, कराची रहने वाली शहर है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा वक्त और रह गया। 15 साल में जो 22,000 बिलियन मिला था, कुछ और अगर मिल जाता तो ये खंडरात कर देते। मोहनजोदारो से हमारा मुकाबला था। अच्छा। हमारा मुकाबला फिर मोहनजोदारो से था। ये कारनाम है, मेयर ने भी बड़ा ये काम किया है, सईद गनी ने भी किया। जाए उसके हल्के में देखें, कराची से एक आदमी से पूछ लें, वो सिंध में ऐसी कारकर्दगी कह रहे हैं, पंजाब में आपके घर में घुस के मारेंगे। मुझे नौकरी इसलिए नहीं मिल सकी, मैं कराची का रहने वाला था, तालीम कम है। आज मेरी नौकरी की भी उम्र गुजर गई। यहाँ पे नौजवानों को ना तालीम मिलती है ना नौकरी मिलता है। टाका मारा जाता है कराची के नौजवानों के नौकरी पे, और इनको गोली मिलता है, इनके मोबाइल छीने जाते हैं। अगर कोई ठेला लगा के जिंदगी गुजार, हमारे बच्चे इंजीनियर जो है यहाँ ठेले लगाते हैं, यहाँ पे चाय की दुकान लगाते हैं। आप नहीं जानती ये बात, हमारे डॉक्टरों को नौकरी नहीं मिलती है यहाँ पे। कोई सड़क के नाम पे सिस्टम, मैं आपको कल का एक वाकया बताता हूँ। मजीद कॉलोनी में एक वाटर बोर्ड का एक सैंक्शन हुआ, 2000 फुट का एक रोड। इंजीनियर आता है, मैं नाम ले लेता हूँ अगर आप कहेंगी, चेयरमैन वहां का फिरोज खान है। वो कहते हैं जनाब 20% बनेगा, 80% वाटर बोर्ड के अफसराने वाला और उससे भी बाला आपको जाएगा। क्या गजब खुदा का। यहाँ वजीर तालीम कहता है कि 9000 घोस्ट स्कूल है। आप करें ठीक, आप हमारा कलेजा फाड़ना चाहती हैं। ठीक, अब जी चौधरी मंजूर साहब बात कर लें, और टाइम कम है, जरा एक बात और बता दें, चूंकि इस वक्त आपकी बड़ी अच्छी कैंपेन पंजाब में चल रही है, तो सूबाई और नेशनल जो असेंबली की सीट्स हैं पंजाब में, उसमें कितनी पीपल्स पार्टी ले रही है ना बीबी? हमारे सिंध के जो पैसे थे 22,000 अरब,
वो चल रहा है वहाँ पे। सर सुन लें चौधरी मंजूर साहब को। यहाँ पे जो लोगों के हशर है, जरा वो भी तो आकर देखें ना जी। मतलब मियां, मैं बात नहीं करना चाहता, आप जबरदस्ती वो बातें करवाना चाहते हैं, मैं पॉलिटिकल बात करना चाहता हूँ। तो सच्चाई तो आवाम के सामने रखनी चाहिए। आप अगर जाती बातें लेकर बैठेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा, आप जरा लाहौर में आकर देखें, हर गली की एक कहानी है, हर घर की एक कहानी है, किस तरह से लोग लुटे। छोड़े इस बात को, मैं उधर आना चाहता हूँ। देखिए NICVD जो है उसमें टोटल जो लोगों का इलाज हुआ है वो जो इस वक्त 3,64,593 लोगों ने इलाज करवाया है। उसमें पंजाब से जो लोग जाकर इलाज करवाया है 84,390 लोग हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान के लोग हैं, इसी तरह से कश्मीर के लोग हैं, इसी तरह से बाकी लोग हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप कहाँ पे जाएंगे? जहाँ पे इलाज सस्ता होगा, अच्छा होगा, वहां पे जाएंगे ना इलाज करवाने। तो पंजाब के लोग वहां पे क्यों जा रहे हैं? यहाँ से मैंने अपने कसूर से एक हार्ट का पेशेंट भेजा, कई भेजे, वो जाकर सखर से जाकर ऑपरेशन हुआ है। यहाँ से गंबट में यहाँ पे ट्रांसप्लांट, अगर यहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहे हैं तो लोग गंबट क्यों जा रहे हैं? ठीक, चौधरी मंजूर साहब, ये कारकर्दगी जो है इस पे आप सही कह रहे हैं कि इस पे एक तफसीली बात भी हो सकती है। टाइम मेरे प्रोग्राम में जरा कम रह गया। मैं आखिर में जरा बैरिस्टर सैफ साहब से भी कारकर्दगी के हवाले से ही पूछना चाह रही हूँ, चूंकि सर कहा जा रहा है कि आपने तो ये जो KPK का सूबा है, आपकी गवर्नमेंट रही तो उसने तो तबाह कर दिया है सूबे को। चूंकि कहा यह जा रहा है कि एक BRT मेगा प्रोजेक्ट आपने बनाया, वो भी 3 गुना लागत के बाद। एक आप यहाँ पे ये फॉरेंसिक मुकम्मल लेबॉर्ट्री नहीं बना सके, DNA के सैंपल्स और दीगर जराइम के जो एविडेंसेस हैं वो लाहौर जाते हैं। वो कहते हैं मौशी तौर पर भी आपने सूबे को तबाह कर दिया, कर्जे के नीचे दबा दिया आपने इस सूबे को। जाहिर है कि जिन्होंने ये एतराज करना है उन्होंने यही बातें करनी है। उन्होंने कोई हमारी जो तरक्याती काम है उनको अंडरमाइन करते हुए जो एतराजात हैं उन्हीं को ही नुमाया करना है। अगर सिर्फ मैं जिस तरह यहाँ पर अभी सिंध में सेहत की बात हो रही थी, तो अगर KP में आप देखें, इंसाफ सेहत कार्ड शुरू वहां से हुआ और लाखों लोगों को वहां सहूलत मिली इस एक इंसाफ सेहत कार्ड से, जो कि अब मौजूदा हुकूमत ने उसको बंद कर दिया है जी। जहां तक ताल्लुक है दीगर मसाइल का, तो आपको पता है कि KP जो है वो एक फ्रंट लाइन प्रोविंस है वॉर ऑन टेरर में, और जो वहां पर मसाइल थे उसके लिए तो जितना बजट आना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा हमें मिलना चाहिए था, जो कि हमें नहीं दिया गया। फाटा का जब मर्जर हुआ KP में तो वादा किया गया था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन 20 बिलियन जो है वो पर एनम देगी KP को उन तरक्याती कामों के लिए जो पहले फेडरल गवर्नमेंट करती थी, अब KP की जिम्मेदारियों में। उसमें से कुछ नहीं मिला बावजूद बातों के। तो मसाइल तो हमारे लिए बनाए गए, लेकिन उन तमाम मसाइल के बावजूद वहां जितना काम तालीम के शोबे में हुआ है, एनर्जी के शोबे में हुआ है, माइनिंग के शोबे में हुआ है, सेहत के शोबे में हुआ है, मेरे ख्याल में मैं तो समझता हूं कि अवाम के सामने है। और सर आप कह रहे हैं ये काम बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन कहा जाता है 2013 से पहले सूबे पे 70 अरब रुपए का कर्जा था और 2022 में जब आपकी हुकूमत गई ना तो ये 950 अरब रुपए तक पहुंच गया। इस बात में कितनी सदाकत है कि इतने कर्जे के नीचे दबा दिया आपने KPK को? ये तो आप फिर देख लेना कि पूरे पाकिस्तान को कितने कर्जों के नीचे इन लोगों ने दबा दिया, वो भी आप देख लें। वो सारे उसका असर KP पे भी पड़ेगा। डेफिनेटली KP पाकिस्तान का ही हिस्सा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि 2008 में हमारी हुकूमत आई, 2013 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो आप 2013 में हमारी हुकूमत आई और 2018 में दूसरा इलेक्शन हुआ, तो KP के लोगों ने PTI को पहले की निस्बत ज्यादा सीटें दे दी। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग मुतमईन थे इसलिए उनको ज्यादा सीटें मिली। इस बार भी अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते तो आपको मैं ये यकीन दिलाता हूं कि जितनी सीटें हमारी पहले थी उससे हम ज्यादा लेंगे। लेकिन अगर फ्री फेयर होते हैं सर तो फ्री इलेक्शन आप देखें ना, परवेज खटक साहब भी तो आपकी पार्टी से अलहदा हो गए, उन्होंने अलग पार्टी बना ली है। आपके ख्याल में वो किसका वोट तोड़ेंगे और आपकी पार्टी को उससे नुकसान हो सकता है? उन्होंने सिर्फ अपना ही वोट तोड़ा है, बाकी किसी का वोट नहीं तोड़ सके। अब देखेंगे कि अब उनके अपने हल्के में उनके साथ क्या हशर होता है। बेचारे तो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है उनकी, वो तो पार्टी भी गायब हो गई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पता नहीं क्या बनाई थी, तो वो भी फारिग हो गई। वो परवेज खटक एज ए नॉन एंटिटी इन पॉलिटिक्स, उसको आप डिस्कस करना ही मेरे ख्याल में वक्त ज़िया है। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आप फ्री फारिस, आपको मैं ये गारंटी देता हूं, आप हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें और आप देखें कि वहां पे हम 2/3 मेजॉरिटी लेते हैं। यानी मैं तो कहता हूं 2/3 से भी हम ज्यादा इंशाल्लाह। चलें सर, 8 फरवरी करीब ही आपका जो बल्ले के निशान पे महफूज फैसला है वो भी कुछ देर में आ ही जाएगा, तो इससे और बहुत सारी चीजें आपके सामने क्लियर भी हो जाएंगी। एक आखिरी बात मुझे निहाल हाशमी साहब आप ये बता दें, इतनी मेहनत की, इतनी MQM से मुलाकातें की, आखिर ये सीट एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो सकी NA 242 पे?
आपकी मेहनत नजर आ रही थी, क्यों नहीं मान सकी, क्यों नहीं है उस हल्के को छोड़ा MQM ने आपके लिए? हमारे पार्टी के कारकुन बहुत खुश हैं। वो जो 5 साल इंतजार कर रहे थे कि गली गली जाएंगे, नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाएंगे, हर हल्के से अपने नुमाइंदों को वोट डलवाएंगे, उनकी एनर्जी बहाल हो गई, हमारी पार्टी मुतहरिक हो गई। हमें कोई मलाल नहीं, हमें खुशी है। तो MQM को क्यों नहीं मना सके? इतनी मेहनत की आपने। हमें खुशी है। देखिए, हर कोई अपनी इलेक्शन लड़े, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, कोई एडजस्टमेंट हमारी किसी कभी भी मजबूरी नहीं तो थी। इतना जोर लगाने की क्या जरूरत है? 36,000 वोट लिया था शहबाज साहब ने, और 2018 तो हमारे लिए एक नाइट मेयर था। अगर वो रहते थे तो ठीक है, कहाँ शहबाज शरीफ वजीर आजम साहब थे। अच्छा। तो हम इस लेवल पे नहीं आना चाहते। हमें उनको उनकी सीटें मुबारक, हमें हमारी सीटें मुबारक। हम सारे जब बात नहीं बनती तो फिर ऐसी बात हो जाए। ये बताइए कि शहबाज शरीफ दस्तबरदार होके फिर अपना उम्मीदवार वहां से क्यों खड़ा किया आपने, ख्वाजा शुएब को? आप नहीं समझते इससे पीपल्स पार्टी मजबूत होगी उधर? क्योंकि उस हल्के में वोट बैंक नून लीग और पीपल्स पार्टी का ही है। ये आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, बात सारी ये है कि पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, अगर लोग वहां पे पीपल्स पार्टी को लाना चाहे, हम तो समझते हैं कि लोग शहबाज शरीफ, वोट मोहम्मद नवाज शरीफ का है। शहबाज शरीफ वॉज ए स्पीड ऑफ मोहम्मद नवाज शरीफ। तो लोग जो नवाज शरीफ से कमिटेड है, वो नवाज शरीफ साहब को ही वोट देंगे। पर्सन कौन हमारा आता है, हम यही दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ लीडर आएगा, एक कारकुन खड़ा होता है। अच्छा। हर जगह हमारे पास कारकुन है, और हमारे पास बहुत अच्छे कारकुन है, और हमारे प्लान है, मंशूर है, मुनज़्ज़म तरीका। नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी है भाई, उससे ज्यादा क्रेडिबल आदमी लीडर की बात नहीं बनेगी तो ये हट जाएगा और फिर कारकुन को आगे कर देगा। ठीक। निहाल हाशमी साहब, अब कराची के अवाम को खुशखबरी तो सुना दें कि मरकज में अगर आपकी हुकूमत बन गई तो फिर आप K4 प्रोजेक्ट जो है वो उसको भी मुकम्मल करवा लेंगे। सुने पारस, अब भी K4 हम बना रहे हैं। इंशाल्लाह एक नया मोटरवे भी हम बनाएंगे, जहाँ के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, लैपटॉप भी मिलेगा। आपकी सड़कें, आपकी गलियां, जो क्लिक प्रोग्राम है वो हमारा तो बनती रहेंगी। K4 प्रोजेक्ट मुकम्मल करवाएं, क्योंकि पानी सबसे बड़ा मसला है कराची का। बहार देंगे, कराची को पाकिस्तान का इंजन बनाएंगे तरक्की का। ठीक। निहाल हाशमी साहब, बैरिस्टर सैफ साहब और चौधरी मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।